नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ बोला, उन्होंने चौंकाया भी, उन्होंने आश्वस्त भी किया, उम्मीद भी जगाई और भारत के और भारतवासियों के सामर्थ्य का क्या असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की जो पहुंच, जो उसकी पहचान, जो उसका प्रभाव बढ़ रहा है, उन्होंने कहा कि ये भारत के लोगों की सामर्थ्य की जीत है। इसके अलावा उन्होंने चौंकाया ये कि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत मणिपुर के मामले से की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बहुत से लोगों को लग रहा था कि शायद वो मणिपुर का जिक्र ही ना करें अपने भाषण में, लेकिन उन्होंने शुरुआत उसी से की। और शुरुआत उसी से करने का ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले, लेकिन लाल किले के भाषण से अभी वो संसद में बोल चुके हैं इस मुद्दे पर। उसके बाद फिर लाल किले की प्राचीर से बोलने का मतलब है कि वो अपोजिशन का जो क्रिटिसिज्म है, अपोजिशन की जो आलोचना है, उसको हेड ऑन लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर डिफेंसिव नहीं हैं। ये ठीक है कि वहाँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, ये ठीक है कि वहाँ माताओं बहनों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रही है। जो उनका संसद में भाषण था और गृह मंत्री का जो भाषण था मणिपुर पर, वो सब मिलाकर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी बताने की कोशिश कर रही है कि लीगेसी इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। ये कुकी और मैतेई का झगड़ा जो है कोई बीजेपी की सरकार आने के बाद से नहीं शुरू हुआ है। ये आज़ादी के पहले से है और आज़ादी के बाद इसको लगातार जो है वो बढ़ने दिया गया या इसके हल की कोई कोशिश नहीं हुई। पिछले 6 साल में मणिपुर शांत रहा। 75 साल में ये 6 साल ऐसे थे जब सबसे शांत रहा मणिपुर। तो मणिपुर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी रक्षात्मक मुद्रा में है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझा जाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री ने संदेश दिया। अब आप देखिए कि उनके भाषण का जो फोकस था वो राजनीतिक भी था, अंतर्राष्ट्रीय भी था, विकास पर भी था, गरीब की चिंता पर भी था। उन्होंने कुछ नई योजनाओं की भी घोषणा की, विश्वकर्मा दिवस पर योजना की घोषणा की, शहरी गरीबों के लिए आवास की घोषणा की। इस तरह की घोषणाएं की जो अभी कुछ दिन पहले वो अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में कह चुके हैं अपने सांसदों से कि गरीबों पर ध्यान दीजिए, गरीबी सबसे बड़ी जाति है, ये अपनी अपनी जाति के लोगों से मिलना छोड़ दीजिए, सबसे मिलिए। तो प्रधानमंत्री का फोकस क्या है? प्रधानमंत्री किस बात पर, उनकी सरकार का फोकस क्या है? गरीब। इस देश से उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, यानी वो नियो मिडिल क्लास में शामिल हुए हैं। तो ये एस्पिरेशनल इंडिया है जिसकी महत्वाकांक्षा ऊपर जाने की, आगे बढ़ने की है। जो मिल रहा है, जितना है, उससे संतुष्ट रहने वाला भारत अब नहीं है। वो जितना मिल रहा है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा चाहता है। वो अपने से ऊपर वाले को देखता है, अपने से नीचे वाले को नहीं देखता है। ये फ़र्क आया है लोगों की सोच में। ये फ़र्क आया है पिछले 9.5 साल जिस तरह से सरकार चली है। अब उन्होंने 3 मुख्य मुद्दे जो है बताए जो देश के सामने चुनौती की तरह खड़े। पहला, भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार जो है वो कुशासन का प्रतीक है। भ्रष्टाचार जो है शासन व्यवस्था के में लगी हुई सबसे बड़ी दीमक है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो देश को आगे नहीं बढ़ने देती। देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधक अगर कोई चीज़ है तो वो भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार से नफरत करना सीखिए। देखिए, वो प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सरकार के स्तर पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और दूसरे तरीकों से जितना संभव है सरकार भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब तक हम आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं होंगे,
जब तक आम लोग जो है भ्रष्टाचार से दूरी नहीं बनाएंगे, और भ्रष्टाचार ही नहीं, भ्रष्टाचारियों से भी दूरी नहीं बनाएंगे, जब तक समाज में जो पहले स्थिति थी कि ईमानदार आदमी गर्व से चलता था, भ्रष्टाचारी छिप कर गर्दन झुकाकर चलता था, वो स्थिति फिर से लौटेगी नहीं। तब तक स्थिति में बदलाव नहीं होगा, तब तक समाज में बदलाव नहीं होगा कि भ्रष्टाचारी को लोगों के बीच में जाते हुए ये शर्म महसूस हो, डर हो कि हमारे बारे में लोग जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो वो स्थिति लाने के लिए केवल सरकार के प्रयास काफ़ी नहीं है, समाज का भी प्रयास उसमें जोड़ना चाहिए। दोनों हाथ से जब ताली बजाने की कोशिश होगी तभी ताली बजेगी, एक हाथ से ताली जो है बज नहीं सकती है। प्रयास चाहे जितना भी बड़ा किया जाए, चाहे जितना भी प्रभावी ढंग से किया जाए, तो प्रधानमंत्री ने कहा पहली चुनौती देश के सामने भ्रष्टाचार की है, दूसरी चुनौती उन्होंने कहा परिवारवाद की है। ये परिवारवाद डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये दरअसल नीचे से लोगों को, सामान्य कार्यकर्ता को ऊपर आने ही नहीं देता, उसको सपने नहीं देखने देता। वो शिखर तक पहुंच सकता है, ये उस कल्पना भी उसके लिए मुश्किल हो जाती है परिवारवादी राजनीति में। तो ये जो परिवारवादी राजनीति करते हैं परिवार के लिए, परिवार द्वारा, वो उनसे बचने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा, तो ये संदेश दिया उन्होंने विपक्ष को कि जो बात करता है दिन रात आजकल की डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, डेमोक्रेसी बचाना है, मोदी को इसलिए हटाना है कि डेमोक्रेसी को बचाना है, तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा परिवारवाद है। यानी जो डेमोक्रेसी को बचाने की बात कर रहे हैं, दरअसल वही सबसे बड़ा खतरा है डेमोक्रेसी के लिए। तो प्रहार इन पर होना चाहिए, जो कि मतदाता कम से कम पिछले 2 लोकसभा चुनाव से इसका संकेत दे रहा है। मतदाता ये बात बता रहा है राजनीतिक दलों को कि अपनी आदत सुधार लो, अपने तौर तरीके बदल लो, नहीं तो हम बदल देंगे। 2 बार से उसने दिखाया कि वो किस सोच के साथ है, किस विचार के साथ है और किन नीतियों और कार्यक्रमों के साथ है। तीसरी चुनौती के रूप में प्रधानमंत्री ने कहा, तीसरी चुनौती सबसे बड़ी देश के सामने जो है वो तुष्टीकरण की है। अब ये देखिए, तुष्टीकरण का मुद्दा जो है ये बीजेपी का जनसंघ के समय से है कि हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करते। तो ये तुष्टीकरण में बहुत सारे मुद्दे समाहित हो जाते हैं। तुष्टीकरण के मुद्दे के साथ ही बीजेपी का जो कोर वोटर है हिंदुत्व का, उसको भी एड्रेस करते हैं। हम इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है उसके हितों की कीमत पर कुछ भी नहीं करेंगे, यानी उसके हितों को बलिदान नहीं करेंगे, जो कि हमारे विरोधी करते रहे हैं। जिस तरह से वो बहुसंख्यक समाज को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश, उसको दबाने की कोशिश, उसको दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश करते रहे हैं, वो नहीं होगा। हम किसी भी समुदाय का तुष्टीकरण नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, जो विपक्ष में कांग्रेस को छोड़ दें तो ज़्यादातर जो पार्टियां हैं सामाजिक न्याय की बात करती हैं, उनका सामाजिक न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है तुष्टीकरण। फिर आप सबके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। जब आप तुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं तो सबके साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। एक वर्ग विशेष को आप विशेष दर्जा देते हैं, विशेष तरजीह देते हैं, उसके लिए विशेष योजनाएं लाते हैं, उसके लिए विशेष प्रावधान करते हैं, उसके लिए विशेष कानून बनाने की कोशिश करते हैं। ये सब जो है, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये देश के लिए चुनौती है, ये समाज के लिए चुनौती है, ये सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये जो 3 मुद्दे प्रधानमंत्री ने गिनाए, ये दरअसल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के कोर इश्यूज होंगे। ये उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को बता दिया, ये उन्होंने अपने समर्थकों को बता दिया, और ये उन्होंने अपने विरोधियों को बता दिया कि ये हमारे 3 मुद्दे होंगे। इन पर कोई आपके पास जवाब है, इनके खिलाफ आपके पास कोई विमर्श है तो बताइए। तो पहले से उन्होंने एक तरह से कहें तो पर्चा आउट कर दिया है कि हम जो है कौन से सवाल पूछेंगे, ये हम अभी से आपको बता दे रहे हैं। तो आपको इसके जवाब की, आपके इसके विरोध की जो भी तैयारी है कर लीजिए। परीक्षक तो मतदाता है, वही तय करेगा कि किसका विमर्श सही है,
किसके विमर्श से देश चलना चाहिए और किसका विमर्श जनता को पसंद आ रहा है। देखिए, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब बात करते हैं, खासतौर से लंबा भाषण करते हैं, इस तरह से जनरल किसी एक स्पेसिफिक विषय पर बोल रहे हों तब अलग बात है, तो वो अपनी सरकार की सारी उपलब्धियों की पूरी सूची गिनाते हैं। ये हमने संसद के उनके भाषण में भी देखा, आज भी देखा, इससे पहले भी देखते रहे हैं। तो वो कई बार बहुत से लोगों को लगता है कि ये बार बार इसको दोहरा क्यों रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा। बहुत से लोगों को थोड़ा वो बोरिंग भी लगता है। लेकिन देखिए, हमारे देश में श्रुति और स्मृति की परंपरा रही है कि हम जो सुनते हैं वही हमें स्मरण रहता है। तो बार बार जो है सुनाने का मकसद ये होता है कि लोगों की स्मृति में बना रहे, लोगों को याद रहे कि इस सरकार ने क्या क्या किया है। जब विपक्ष सवाल उठाता है कि आखिर सरकार ने 9.5 साल में क्या किया, उसके जवाब में लोगों के पास ये तर्क हो, ये तथ्य हो कि ये काम इस सरकार ने किया, तो लोग भूल न जाएं, लोगों की स्मृति में रहे, इसलिए वो बार बार इसको दोहराते हैं। लेकिन एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और वो बात बड़ी ख़ास है। मैंने बहुत से प्रधानमंत्रियों को देखा है, इंदिरा गांधी से लेकर अब तक जितने प्रधानमंत्री हैं सबको काम करते हुए देखा है, लाल किले से बोलते हुए देखा है, चुनावी भाषण करते हुए देखा है, संसद में बोलते हुए देखा सुना है। किसी भी प्रधानमंत्री, मैं कह रहा हूँ किसी भी प्रधानमंत्री में लोकसभा चुनाव से 7-8 महीने पहले इस तरह का आत्मविश्वास मैंने नहीं देखा। सब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि अगर हम आए तो, अगर हमें जनादेश मिला तो। नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका विश्वास का प्याला बिल्कुल लबालब है। संसद में उन्होंने कहा था, उससे पहले एक और प्रगति मैदान के कार्यक्रम में कहा था उन्होंने, और आज फिर तीसरी बार उन्होंने लाल किले से कहा कि अगले वर्ष भी अपने कामकाज का लेखा जोखा देने लाल किले की इसी प्राचीर से बोलने आऊँगा। संसद में और उससे पहले कह चुके हैं कि ये मोदी की गारंटी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो ये विश्वास कहाँ से आता है, ये आत्मविश्वास का आधार क्या है, उन्होंने ही बताया। उन्होंने कहा जो जन विश्वास है, जनता का मुझ में और मेरा जनता पर जो भरोसा है, उससे ये पैदा होता है। तो इसलिए वो केवल अगले कार्यकाल की बात नहीं करते। उनका रोड मैप देखिए आप, उनका विज़न देखिए। उनका विज़न है, उसकी तारीख जो है 2047 तक जाती है, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा। तब भारत कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, इसकी कल्पना करके वो एक सपना दिखा रहे हैं लोगों को, और कह रहे हैं कि इसके लिए मेहनत करना है, इसके लिए परिश्रम करना है, इसके लिए तैयारी करना है। तो जुट जाइए अभी से, तभी ये संभव हो पाएगा कि 2047 में जब हम अपने देश की आज़ादी के 100वां साल मना रहे हों, तब भारत विकसित देशों की श्रेणी में हो। देखिए, अब कोई कहने को कह सकता है कि ये कोरी भाषणबाजी है, लफाजी है, ये कहने से क्या होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं उसका रोड मैप बनाते हैं, उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। और ये 2047 के रोड मैप की ही बात नहीं है, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की भी बात कर लीजिए। अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और उस पर चर्चा हुई और ये हुआ कि 4 साल में ये पूरा होगा, तो वो फिर आगे पूछते हैं कि 6 महीने में कितना होगा, 1 साल में कितना होगा, 1.5 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में, 3 साल में, 3.5 साल में। तो ये केवल कागज़ पर बता देने से काफ़ी नहीं होता। 6 महीने पूरे होते हुए फिर उसका रिव्यू करते हैं कि जब शुरू हुआ था तो कहा था 6 महीने में यहाँ पहुँचेंगे, पहुँचे कि नहीं है, अगर नहीं पहुँचे तो क्यों नहीं पहुँचे। तो उसके रिव्यू में जो है अफसर मंत्री सब बैठते हैं, और अगर राज्य में कहीं मामला फंस रहा हो तो वो सीधे उसी समय राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री या ज़रूरत पड़े तो जो जिलाधिकारी है उससे बात करते हैं कि ये समस्या हो रही है, इसको दूर कीजिए। तो इसलिए आप देखते हैं कि वो जो बार बार कहते हैं कि जिसका शिलान्यास करते हैं हम, उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। ये इसीलिए संभव हो पाता है
कि एक टाइम बाउंड तरीके से योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन होता है। ऐसा नहीं है पहले की तरह कि शिलान्यास कर दिया और अगली बार चुनाव आया 5 साल बाद तो फिर शिलान्यास हो रहा है। ये तरीका नहीं है। उनके जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास तभी करूंगा जब मैं जिस दिन शिलान्यास करूं उसके अगले दिन से काम शुरू होने की स्थिति हो। ऐसा नहीं कि पत्थर लगा के आ गए और फिर जो है उसके बाद तैयारी हो रही 6 महीने साल भर लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर देखिए आत्मविश्वास अगले 5 साल का, उन्होंने कहा अगले 5 साल जो होंगे, मैं जिस 2047 के सपने की बात कर रहा हूँ उसको पूरा करने का स्वर्ण काल होगा अगला 5 वर्ष। तो अगले 5 वर्ष में उसकी जो नींव डाली जाएगी, उन्होंने कहा बहुत तेज गति से विकास के होंगे अगले 5 साल। तो ये भरोसा है जनता पर कि जनता को भरोसा है हम पर, उससे ये निकलता है। जब आपका विश्वास जनता पर डगमगाता है तब आप इस तरह की बात नहीं कर पाते। इसीलिए पहले के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। इसलिए भी नहीं कर पाए कि आप किसी भी प्रधानमंत्री को उठाकर देख लीजिए, उनका कार्यकाल शुरू होने के 2, 2.5, 3 साल में अलोकप्रिय होना शुरू हो गए, खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी अकेले प्रधानमंत्री हैं जो 9.5 साल से प्रधानमंत्री हैं और एंटी इनकम्बेंसी जिसको कहते हैं वो कहीं दिखाई नहीं देती है। और जब मैं कहता हूँ एंटी इनकम्बेंसी दिखाई नहीं देती है तो ये बार बार स्पष्ट भी करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि सब लोग पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसका ये भी मतलब नहीं कि ये सरकार कोई गलत काम इसने किया ही नहीं या इस सरकार में कोई कमी है ही नहीं। ये बिल्कुल मतलब नहीं है। मतलब ये है कि इस सरकार की जो सामर्थ्य है उसके अनुसार काम करती। इस सरकार की जो नीयत है उसमें कोई खोट नहीं है। लोगों को जब ये भरोसा होता है तब फिर एंटी इनकम्बेंसी नहीं आती है। तब लोगों को लगता है कि और मौका देने की ज़रूरत है और अवसर देने की ज़रूरत है। इसीलिए सरकारें जहाँ भी इस तरह की परिस्थिति बनती है तो सरकारें रिपीट होती हैं। जब जनता का भरोसा शासन को चलाने वाले में इस तरह से होता है तो सरकारें रिपीट होती हैं, जनादेश बार बार मिलता है जो नरेंद्र मोदी को मिल रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।